हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक तो त्रिविम प्रक्षेप क्या होता था, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई भी त्रिविम प्रक्षेप जो होता है वो वृत्तों या फिर सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है, जिसको हम आसानी से बहुत ही इजी वे में पढ़ चुके थे। जहां पे हमने ये देखा था कि यदि कोई भी एक वृत्त लेके चलते हैं, और वृत्त क्या होता है, एक वृत्त गोला और समतल का प्रतिच्छेदन होता है। तो हमने एक गोले की समीकरण ली, एक समतल की समीकरण ली, और उन गोले और समतल के समीकरण को त्रिविम प्रक्षेप के जरिए, यानी कि त्रिविम प्रक्षेप में जो हमने कैलकुलेशन की थी, वही कैलकुलेशन का एक छोटा सा पार्ट वहां पे यूज में लेते हुए गोले के समीकरण में उस वैल्यू को पुट करते हुए हमने ये देखा कि जो वृत्त हमें मिला उसमें स्पेशल अलग अलग केसों के लिए हम ये स्टडी कर चुके थे कि किस तरीके से एक त्रिविम प्रक्षेप इन्वॉल्व कैसे हुआ, जो कि हमने एक त्रिविम प्रक्षेप से रिलेट हमने वहां पे कैलकुलेशन यूज ली थी। तो त्रिविम प्रक्षेप कोई भी वृत्त को वृत्तों में या फिर सरल रेखाओं में क्या करता है, प्रक्षेप करता है। और स्पेशल केस में ये भी देख लिया था कि वो वृत्त या फिर सरल रेखाएं कौन सी होती थी, एक मूल बिंदु से गुजरने वाली। ठीक है, तो वो स्पेशल केस हम पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स। उसी में बीच में आपको एक फॉर्म दी हुई है कि यदि आपके पास में कोई भी एक इन्फिनिटी कोई एक संख्या है, इन्फिनिटी अनंत, तो इस अनंत संख्या का कोई भी सम्मिश्र समतल में एक सम्मिश्र संख्या के साथ में कौन कौन से अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, यानी कि इस इन्फिनिटी से रिलेट कौन कौन सी संक्रियाएं हम पढ़ते हैं वो देख लीजिएगा। कि स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि यदि कोई नंबर a है और वो बिलोंग करता है C, वेयर C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। C को आप कभी भी मत भूलना स्टूडेंट्स, ये जो है वो सम्मिश्र संख्याओं का क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। C सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो यदि A बिलोंगिंग्स टू C है तो स्टूडेंट्स हमारे पास में फर्स्ट इज दैट A को इन्फिनिटी के साथ गुना करो या फिर इन्फिनिटी को A के साथ गुना करो, वैल्यू आपकी इन्फिनिटी ही मिलने वाली है, बशर्ते A नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, दूसरी चीज, A में प्लस माइनस इन्फिनिटी करो या फिर इन्फिनिटी में प्लस माइनस A करो, हमारे पास हमेशा वैल्यू इन्फिनिटी ही होती है। ठीक है, क्योंकि ये मान बहुत बड़ा है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से गुना करते हैं तो इनफाइनाइट ही आता है, बशर्ते A 0 नहीं हो। इनफाइनाइट को किसी भी संख्या में जोड़ो घटाओ या फिर किसी भी संख्या को इनफाइनाइट में जोड़ो घटाओ, इन्फिनिटी ही मिलती है। ठीक है, थर्ड इज दैट कि A अपॉन इन्फिनिटी, A में कोई भी इन्फिनिटी अगर आप करते हैं, A अपॉन इन्फिनिटी करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0, या फिर इन्फिनिटी अपॉन A करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर A अपॉन 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक ऑपरेशंस हैं कि यदि A कोई भी संख्या है, इन्फिनिटी इसको डिवाइड कर रही है, यानी कि इन्फिनिटी इतनी बड़ी संख्या है कि यदि उसका A में भाग देते हैं तो वो लगभग और लगभग 0 ही आती है। क्योंकि हम जानते हैं यदि ऊपर कोई भी संख्या है, अगर उसके डिनोमिनेटर पार्ट में कोई बड़ी संख्या ले लें तो वो वैल्यू घट जाती है, उससे भी और बड़ी संख्या ले लें डिनोमिनेटर पार्ट में तो और भी घट जाती है। इसका मतलब हमने तो डिनोमिनेटर पार्ट में किसको लिया है, इन्फिनिटी को, और इन्फिनिटी को लेते ही ये वैल्यू किसको टेंस कर जाती है, 0 को। ठीक है, यहां से A नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ इज दैट इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के साथ गुना करना या इन्फिनिटी को 0 के साथ गुना करना
या फिर जीरो में जीरो का भाग लगाना, या फिर स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी ये है कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का भाग लगाना। ये सभी फॉर्म जो हैं वो कैसी फॉर्म होती हैं, या फिर इन्फिनिटी में जीरो का भाग लगाना, ये सभी फॉर्म अपरिभाषित होती हैं या अनिर्धारित होती हैं, अपरिभाषित, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट होती हैं, परिभाषित हैं ये सभी फॉर्म, यानी कि इनको हम परिभाषित नहीं करते हैं, ठीक है। और पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट सी में, यदि सी में कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट सी में इन्फिनिटी को भी सम्मिलित कर लिया जाए, इन्फिनिटी को भी सम्मिलित कर लिया जाए स्टूडेंट्स, तो जो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो हो जाता है विस्तृत सम्मिश्र समतल, ठीक है। ये हो जाता है विस्तृत सम्मिश्र समतल अर्थात एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हमने सम्मिलित कर लिया जाए तो विस्तृत सम्मिश्र समतल सम्मिलित कर लिया जाए, इन्फिनिटी को सम्मिश्र संख्याओं में सम्मिलित करने को उनके समतल को विस्तृत सम्मिश्र समतल कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, सी को विस्तृत सम्मिश्र समतल कहते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी पांचों प्रॉपर्टीज, पांचों ऑपरेशंस की यदि आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ही खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सेट होता है, क्योंकि एक रियल नंबर का सेट आर ही जब बहुत बड़ा होता है तो आर तो इसका सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट का, तो ये तो इससे भी बड़ा हो गया ये वाली फॉर्म। तो अगर इस सी में हम प्लस इन्फिनिटी को भी इंक्लूड कर दें, इसका मतलब ये और भी बड़ा सेट हो गया, और उसको हमने नाम दिया है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, विस्तृत सम्मिश्र समतल, ठीक है। तो इस प्रकार ये पांचों प्रॉपर्टी, पांचों ऑपरेशंस थे अपने पास में, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, हमें दिया गया है कि सम्मिश्र तल के दो बिंदुओं Z1 और Z2 को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। सम्मिश्र तल के किन्हीं भी दो बिंदुओं को, चलिए इसको रफ कर लेते हैं पहले। सम्मिश्र तल में अगर दो बिंदु Z1 Z2 हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें फाइंड आउट करना है। तो वो देखिएगा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। टॉपिक नंबर 1.13 है ये आपके बुक का। वो कह रहा है कि सम्मिश्र तल के दो बिंदुओं Z1 तथा Z2 को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने माना ए व बी दो बिंदु हैं, ठीक है, जहां P भी कोई अन्य बिंदु है, ठीक है। तब जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे पास में कोई भी एक रेखा है, इस पे बिंदु A है, इस पे बिंदु B है और कोई अदर पॉइंट P है। ये एक तरह से Z1 को डिनोट कर रहा है, ये एक तरह से Z2 को, और ये माना कि Z को डिनोट करता है। तब चूंकि A
P और B जो है वो क्या है, संरेख है, संरेख यानी कि कोलिनियर है, यानी कि एक ही रेखा में है। और अगर ये A, P और B संरेख है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ AP वेक्टर अपॉन BP वेक्टर कितना होगा, या तो पाई होगा या फिर 0 होगा। ये कैसे स्टूडेंट्स, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ AP अपॉन BP यानी कि AP और BP के मध्य में जो एंगल होगा वो 0 ही तो होगा, दिख रहा है हमें। क्योंकि अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो इनके बीच अगर मैं कोई भी दो फॉर्म लेके AP और BP वेक्टर की बात करूं तो इनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो या तो पाई होगा या 0 होगा। पाई 0 क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर A बिलोंग्स टू R होता है, अगर A बिलोंग्स टू पाई या फिर 0 होगा। सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया, ठीक है, सबसे पहले तो हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ AP अपॉन BP वेक्टर पाई या फिर 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आर्ग्यूमेंट ऑफ AP का मतलब क्या हुआ, Z माइनस के Z1 अपॉन Z माइनस के Z2 जो है वो क्या होगा, 0 या फिर पाई। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि Z माइनस के Z1 अपॉन Z माइनस के Z2 की कहाँ बिलोंग करता है, ये R में, रियल नंबर में। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यदि A बिलोंग्स टू R है तो एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ A की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होती है या फिर पाई होती है, A ग्रेटर देन 0 पे, A लेस देन 0 पे। ये सही बात है। तो हमारे पास में यही है, अगर ये संरेख है तो एक ही रेखा पर एंगल जो है या तो 0 होगा या फिर वो एंगल क्या होगा, पाई होगा। एक ही रेखा पर एंगल जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसा होगा, या तो 0 होगा या फिर वो पाई होगा। ये सही बात है। और स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस के Z2 दिस इज बिलोंगिंग्स टू R। और अगर ये R में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये R में बिलोंग करता है इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस के Z2 क्या होगा, 0। क्योंकि अगर ये एक रियल नंबर है पूरी, और रियल नंबर कहां से हमने पता करा कि अगर इसका एम्पलीट्यूड पाई, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज पाई या फिर 0, और पाई 0 होने की केस में ये कहां बिलोंग करता है, R में, ठीक है। इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट यानी जो काल्पनिक भाग होता है वो क्या होता है, 0। और चूंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट, या फिर ऐसा कीजिए Z माइनस के Z बार के केस में हम इसको लिख सकते हैं कि चूंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होता है 1/2 आयोटा इंटू Z माइनस के Z बार, ये होता है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z 1/2 आयोटा इंटू Z माइनस Z बार होता है, जबकि रियल पार्ट क्या होता है, Z प्लस Z बार अपॉन 2। So this implies that imaginary part of this यानी कि Z माइनस के Z1 अपॉन Z माइनस के Z2, ये तो हो गया Z माइनस के Z बार यानी कि Z माइनस के Z1 अपॉन Z माइनस के Z2 का बार, ठीक है। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज 1/2 आयोटा लिख देते हैं यहाँ पे, एंड विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस के Z2 माइनस दिस इज Z बार माइनस के Z1 बार अपॉन Z बार माइनस के Z2 बार इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको और भी सॉल्व करता हूँ तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू Z बार माइनस के Z1 बार अपॉन Z बार माइनस के Z2 बार, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ऑन मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से, Z माइनस के Z1 को गुना कर दिया वज्र गुणन Z बार माइनस के Z2 बार
इज इक्वल टू जेड बार माइनस के जेड वन बार इंटू जेड माइनस के जेड टू। तो यहां से देखिएगा जेड इंटू जेड बार हो जाएगा, माइनस के जेड इंटू जेड टू बार हो गया, माइनस के जेड वन इंटू जेड बार हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस के जेड वन इंटू जेड टू बार हो गया, इज इक्वल्स टू जेड बार इंटू जेड माइनस के जेड बार इंटू जेड टू माइनस के जेड वन बार इंटू जेड, माइनस माइनस प्लस के जेड वन बार इंटू जेड टू। तो देखिए जेड बार जेड से जेड जेड बार गया, सो दिस इंप्लाइज दैट यहां से देखिएगा माइनस जेड माइनस के जेड इंटू जेड टू बार माइनस के जेड बार प्लस के जेड वन जेड टू बार, और यहां से कौन कौन सी टर्म बच जाती हैं, प्लस के ये इधर आएगा तो जेड बार इंटू जेड टू, ये भी प्लस के जेड इंटू जेड वन बार, और ये माइनस के जेड वन बार ऑफ जेड टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, पहले तो जेड को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो जेड को कॉमन लिया तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा जेड वन बार माइनस के जेड टू बार, ये दोनों टर्म हो गई। और यहाँ से अब जेड बार को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाता है जेड टू माइनस के जेड वन, और यहाँ से ये क्या हो जाता है प्लस के जेड वन जेड टू बार माइनस के जेड वन बार ऑफ जेड टू इक्वल टू जीरो। और यही हो जाती है जो कि रेखा का क्या है, अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, यही आपका होता है रेखा का अभीष्ट समीकरण इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस के या फिर प्लस के जेड बार जेड वन माइनस जेड टू प्लस के जेड वन जेड टू बार माइनस के जेड वन बार ऑफ जेड टू। ठीक है, ये आपका रेखा का समीकरण हो जाता है। और अगर यहां से स्टूडेंट्स आपको और भी जनरल फॉर्म इसकी देखनी है अर्थात व्यापक रूप, तो व्यापक रूप के लिए अतः व्यापक रूप जो होगा इसका जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, तो उसके लिए मैंने मान लिया कि जो हमारे पास में ये Z1 माइनस Z2 है, इसको मैंने मान लिया B कि B बराबर Z1 माइनस के Z2, तो यहां से B बार बराबर Z1 बार माइनस के Z2 बार, तथा चूंकि स्टूडेंट्स देखिए Z1 Z2 बार Z1 Z2 बार माइनस के Z1 बार Z2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं देखिएगा Z1 इंटू Z2 बार माइनस, इसको मुझे Z1 Z2 बार के फॉर्मेट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, Z1 इंटू Z2 बार का बार। सही बात है, ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी आपको, क्योंकि अगर मैं इसको Z1 Z2 बार के बार को खोलता हूं तो ये मुझे क्या मिलता है, Z1 बार एंड Z2 बार का बार, और Z2 बार का बार क्या हो जाता है, अगेन Z2, यानी कि मुझे यही मिल गया Z1 बार इंटू Z2, यही मिल गया। तो मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से Z1 इंटू Z2 बार माइनस के Z1 बार Z2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से A है, ये माइनस क्या है A बार, ये अगर मैंने A माना इसको तो ये क्या हो जाएगा A बार, और A माइनस A बार क्या होता है स्टूडेंट्स, A माइनस A बार होता है 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ A। सही बात है, जो कि हमने अभी यूज किया था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बराबर क्या होता है 1/2 आयोटा Z माइनस Z बार, तो Z माइनस Z बार यानी कि A माइनस A बार बराबर क्या हो जाएगा 2 आयोटा, इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ A। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ A की जगह यहाँ पे क्या है Z1 इंटू Z2 बार। सही बात है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। और अगर मेरे पास में हम जानते हैं चूंकि स्टूडेंट्स Z इंटू Z बार क्या होता है हमेशा, दिस इज बिलोंगिंग टू R, Z इंटू Z बार हमेशा रियल नंबर में होता है, इसीलिए Z1 इंटू Z2 बार माइनस के Z1 बार इंटू Z2 बार इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R, यानी कि ये भी एक कौन सी नंबर होती है, पूरी
एक विशुद्ध वास्तविक संख्या होती है। और अगर ये एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है तो यहां से स्टूडेंट्स मैं देखिए क्या लिख सकता हूं, z माइनस के z1 बार, ये आयोटा यहाँ पे नहीं है क्योंकि z1 माइनस के z2 बार को अगर आपने यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं आयोटा ऑफ z1 माइनस के z2 बार, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप इस पूरी फॉर्मेट को क्या करना, व्यापक रूप के लिए इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और समीकरण 1 को आयोटा से गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आयोटा इंटू z1 बार माइनस के z2 बार प्लस के आयोटा z बार इंटू z2 माइनस के z1 प्लस के आयोटा z1 z2 बार माइनस के z2 z1 बार इक्वल टू 0। तो यहाँ से b बराबर मैंने मान लिया ये, यानी b की वैल्यू अगर मैंने आयोटा z1 माइनस z2 मान ली तो b बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा ऑफ z1 बार माइनस के z2 बार, ठीक है। और यहाँ से ये जो आयोटा वाली फॉर्म है ये मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगी इनटू आयोटा। सो फ्रॉम हेयर ये तो 2 आयोटा है ही और आगे एक आयोटा यहाँ से है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस के इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। और ये कैसी संख्या होगी, हमेशा एक 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, जो कि एक क्या है, जो कि विशुद्ध वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहां से मैंने कुछ नहीं किया, व्यापक रूप फाइंड आउट करने के लिए मैंने आयोटा से समीकरण नंबर 1 को गुना कर दिया, फिर आयोटा को यहां से इस आयोटा z1 माइनस z2 को माना। तो अगर z1 माइनस z2 को आयोटा माना, या फिर आप ऐसा कीजिए यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए और इसको z1 माइनस z2 ही कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने b मान लिया, b बराबर माइनस के आयोटा z1 माइनस z2 बराबर b, तो b बार की वैल्यू हो जाएगी आयोटा z1 माइनस के z2 बार, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू हो गई, आयोटा z1 माइनस z2 बार की वैल्यू हो गई b बार, और यहाँ से माइनस आयोटा z1 माइनस z2 की वैल्यू हो गई b, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट हमने इजीली कर ली है। आयोटा z1 माइनस z2 बार, आयोटा यहाँ पे है ही, आयोटा मल्टीपल में है, और z1 माइनस के z1 z2 बार माइनस के इसको मैं z1 z2 बार का बार लिख सकता हूँ, जो कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इसको अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है आयोटा, तो इसको आयोटा बाहर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तो आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 एज इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार। और क्योंकि स्टूडेंट कि z बार की जो होता है वो r में होता है, क्योंकि z बार क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू भी कहाँ होगी, बिलोंगिंग्स टू r, यानी कि ये जो कंप्लीट आयोटा है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है। तो वो मैंने मान लिया कि आयोटा z1 z2 बार माइनस के z1 z2 बार बराबर c विच इज बिलोंगिंग्स टू r, ये कोई कांस्टेंट c हो गया। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं इसका जनरल रूप, अतः रेखा 1 का व्यापक रूप क्या हो जाता है, रेखा 1 का व्यापक रूप हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है b बार, सो दिस इज b बार इंटू z, प्लस इसकी वैल्यू क्या है b इंटू z बार, और इसकी वैल्यू प्लस के c इज इक्वल्स टू 0, जहां पर b जो है ये तो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तथा c बिलोंगिंग्स टू r है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे c जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c बिलोंगिंग्स टू r, और ये हो जाता है आपका इस दी गई रेखा का व्यापक रूप। कौन सी दी गई रेखा का, जो कि z1 और z2 बिंदुओं से होकर जाती है, ठीक है। यानी कि जो बिंदु a और बिंदु b से गुजरती है, जिसके
कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी है, Z1 और Z2। तो ये व्यापक रूप है इसका, b बार z प्लस के b z बार प्लस के c इक्वल टू 0, जहाँ पे b और b बार क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि c एक रियल नंबर है। और इस तरीके से ये हो जाती है आपकी रेखा का समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स। एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका कि इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन, यानी कि एक रेखा के सापेक्ष, एक रेखा के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु, एक रेखा के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होता है स्टूडेंट्स, एक रेखा के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु तो ये होता है कि दो बिंदु P व Q एक रेखा AB के सापेक्ष, एक रेखा AB के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या है, दो बिंदु P व Q एक रेखा AB के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं, प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं यदि रेखा AB, यदि रेखा AB PQ की क्या हो, PQ की अर्धलंब हो, PQ की, यदि रेखा AB PQ का लंब अर्धक हो, PQ का लंब अर्धक हो, अर्थात बिंदु Q का क्या हो, AB के सापेक्ष, P का AB के सापेक्ष प्रतिबिंब हो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको पूछें कि एक रेखा के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या लिखोगे कि कोई भी दो बिंदु P व Q, कोई भी दो बिंदु P व Q, एक बिंदु P है एक बिंदु Q है, तो कोई भी दो बिंदु P व Q एक रेखा AB, एक रेखा AB के सापेक्ष क्या कहलाते हैं, दो प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं यदि रेखा AB PQ का लंब अर्धक हो। PQ क्या है, ये PQ है, इसका लंब अर्धक यानी कि इस PQ के ये लंबवत हो तथा इस PQ वाली रेखा को दो समान भागों में ये क्या करे, विभाजित करे, तब ये बिंदु P व Q क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं। किसके सापेक्ष, इस रेखा AB के सापेक्ष। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बिंदु Q, अर्थात बिंदु Q जो है वो P का रेखा AB के सापेक्ष क्या है, प्रतिबिंब है। इस रेखा AB के सापेक्ष अगर बिंदु Q P का प्रतिबिंब है, तब भी बिंदु P और Q क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं। क्योंकि एक तरह से अगर हम रियल लाइन में बात करें इस सिस्टम में, तो अगर यहाँ पे 1 है, अगर इस जगह पे 1,1 है, तो इसका प्रतिलोम बिंदु क्या होगा, 1,-1, जो कि इसी का क्या है, इस रेखा x एक्सिस के सापेक्ष क्या है, ये प्रतिबिंब है। तो 1,1 का अगर प्रतिलोम बिंदु में देखूं तो वो क्या होगा, 1,-1, क्योंकि ये रेखा x एक्सिस सापेक्ष इसका क्या है, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, क्योंकि रेखा x एक्सिस इसको दो समान भागों में विभाजित करती है। तो ये कहलाते हैं दो प्रतिलोम बिंदु, यानी कि बिंदु PQ रेखा AB के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं यदि रेखा AB PQ का लंब अर्धक हो, या फिर बिंदु Q P का AB के सापेक्ष क्या हो, प्रतिबिंब हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाती है आपकी इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना भी आज तक हमने पढ़ा दिया है उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि जो त्रिविम प्रक्षेप है उस पे बेस जो थ्योरम थी और ये भी चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक जो चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, आगे चल के ये सब कुछ काम आने वाली है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।